प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी वाला राज्यवर्धन सिंह चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग का वाचन और इसकी व्याख्या करेंगे। इसके रचयिता 7वें और 8वें दशक के बहुचर्चित कवि आलोक धनवा जी हैं, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 1948 में हुआ था। इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद, भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त होती है। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह है, और ये जो कविता पतंग है वो दुनिया रोज बनती से ही ली गई है। ये कविता बाल सुलभ इच्छाओं और उनके उमंगों का सुंदर चित्रण है। मौसम बदलते ऋतुओं के साथ बच्चों के भीतर प्रकृति में आए परिवर्तनों को लेकर किस तरह का उल्लास होता है, ये कविता उसके बारे में बताती है। बच्चों के मन में, बालकों के मन में, छोटे नन्हे बच्चों के मन में प्रकृति में आए परिवर्तनों को लेकर किस तरह का उल्लासपूर्ण माहौल बनता है, ये कविता इसके बारे में भी बताने का प्रयास करती है। आइए कविता को देखते हैं। कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि इस छंद के काव्य के इस पहले हिस्से में भादों के बीतने की बात कर रहे हैं, और भादों के बीतने के बाद का वातावरण कैसा होता है इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। हिंदी कैलेंडर में भाद्रपद का महीना, सावन और भाद्रपद जिसे भादो कहा जाता है, ये दोनों बरसात के महीने हैं। सावन वर्षा के लिए जाना ही जाता है, और सावन के ठीक बाद का जो महीना होता है वो भादो होता है, वो भी अपनी वर्षा के लिए जाना जाता है। और इस भादो के महीने, ये भादो का जो महीना है वो बीत गया है, अर्थात तेज बौछारों वाला जो भाद्रपद का महीना है, जो भादो का महीना है, वो बीत चुका है। और आगे कवि कहते हैं कि सवेरा हुआ, अर्थात जो बादल थे आकाश में, वे काले बादल भादों के बीतने के साथ ही आकाश से छट चुके हैं, और अब आकाश स्वच्छ हो चुका है। सूर्य अपनी संपूर्ण आभा के साथ पृथ्वी से नजर आ रहा है। आगे कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की जो रक्तिम आभा है, वो सूर्य की रक्तिम आभा खरगोश के लाल लाल आँखों जैसी
प्रतीत हो रही है। कवि ने यहाँ पर दृश्य बिंब और खरगोश की आंखों का प्रतीक दिया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद, शरद यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, शरद ऋतु है। यहाँ शरद ऋतु की चर्चा की गई है। हमारे यहाँ 6 ऋतुओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसमें बसंत जो है वो ऋतुराज है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है, वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, शरद के बाद शिशिर ऋतु आती है, शिशिर के बाद हेमंत ऋतु आती है। तो यहाँ जो शरद है, जहाँ शरद ऋतु आने के उपरांत जब हल्की हल्की ठंडक, गुलाबी ठंड जिसे कहते हैं, वो वातावरण में हमें महसूस होना शुरू होती है। तो कह रहे हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। और पुल क्या है? जो 6 ऋतुएं हैं, शरद के अलावा जो 5 ऋतुएं हैं पिछले वर्ष की, उन 5 ऋतुओं को पार करते हुए पुनः शरद 6वीं ऋतु में आया हुआ है। शरद के ठीक पहले जो 5 ऋतुएं पड़ी हैं, अर्थात पिछले वर्ष जो शरद ने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो उसके अलावा 5 ऋतुओं को पार करते हुए, 5 ऋतुएं रूपी पुलों को पार करते हुए शरद पुनः शरद ऋतु में प्रवेश कर रहा है। ये ऋतु चक्र पुनः शरद ऋतु में प्रवेश कर रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और कवि ये कह रहे हैं कि जो सूर्य की रोशनी है, शरद ऋतु में जो प्रकाश रूपी चमकीली साइकिल है, सूर्य का जो प्रकाश है वो चमकीला प्रतीत होता है। जब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब शरद ऋतु आती है तो हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगती है, वातावरण में ओस की बूंदें नजर आती हैं, और वो ओस जो होती है, ओस के कारण जो सूर्य की किरणें होती हैं वो प्रकीर्णित होती हैं, और प्रकीर्णन के कारण सूर्य की रोशनी चमकदार होती है, उस दौरान आंखों को चौंधियाने वाली होती है। तो कहते हैं कि अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अर्थात जो सूर्य के प्रकाश रूपी चमकीली साइकिल है, शरद उस साइकिल को चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और घंटी किस चीज की बज रही है? बच्चों की किलकारियां, पक्षियों का जो कलरव है, जो बच्चों की किलकारियां हैं, पक्षियों का कलरव है, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, ये समूचे वातावरण में वर्षा ऋतु बीतने के बाद इन पक्षियों प्राणियों को धूप का एहसास होता है। वे अपने घोंसलों से, अपने कोटरों से बाहर निकल करके वे वातावरण में कलरवपूर्ण माहौल का निर्माण करती हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और कह रहे हैं चमकीले इशारों से, अर्थात स्वच्छ आकाश में सूर्य अपनी संपूर्ण आभा के साथ प्रकट है। और सूर्य जब अपनी संपूर्ण आभा के साथ प्रकट होगा तो रोशनी वातावरण में फैली होगी, सूर्य का प्रकाश फैला होगा। और सूर्य का प्रकाश अभी मैंने बताया कि ओस की बूंदों के कारण प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए चमकदार प्रकाश प्रतीत होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि उन चमकीले इशारों से, अर्थात धूप गुनगुनी हुई है और गुनगुनी धूप है, आकाश स्वच्छ है। ये वातावरण हम जानते हैं कि पतंग उड़ाने के लिए एक श्रेष्ठ वातावरण होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो सूर्य का प्रकाश मानो निमंत्रण दे रहा है, मानो उन्हें बुला रहा है कि वे आएं और इस स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने का आनंद प्राप्त करें। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके।
कवि यहाँ कह रहे हैं कि वे जो मखमली धूप है, उस मखमली धूप ने, उस गुनगुनी धूप ने मानो आकाश को भी मुलायम कर दिया हो। और जो चमकीला प्रकाश है, जो सूर्य का चमकीला प्रकाश है, चमकीला प्रकाश और उस गुनगुनी धूप ने मानो आकाश को भी मुलायम कर दिया हो, और कि पतंग ऊपर उठ सके। और ये जो वातावरण है, ये जो परिवेश है, ये जो सराउंडिंग है, कवि कह रहे हैं कि ये पतंग को ऊपर उड़ाने के लिए एक श्रेष्ठ माहौल का निर्माण कर रहा है। दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि दुनिया की जो सबसे हल्की पतंग जो है, जो हल्की है और रंगीन है। और कवि यहाँ ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो बच्चों के सपने हैं, ये रंगीन है। बच्चों का उत्साह, बच्चों का उल्लास और उनके सपने, पतंग रूपी जो उनके सपने, रंग बिरंगे सपने हैं, जो उनका उत्साह है, वो भी आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, अर्थात पतंग रूपी वो जो कागज है, जिस कागज से वो पतंग बनता है, वो कागज उड़ सके। उन कागज के रूप में बच्चों का उल्लास आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। कवि कह रहे हैं कि जो पतंग जिस बांस की कन्नी कमानी के सहारे उड़ती है, वो बांस की पतली कमानी भी, अर्थात उन बच्चों के सपने जिन आधारों पर टिके हों, वे आधार भी आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कह रहे हैं कि बच्चे जब प्रसन्न होंगे तो वे सीटियां बजाएंगे, अपनी प्रसन्नता प्रकट करेंगे, किलकारियां भरेंगे, वे खुश होंगे, खिलखिला करके हंसेंगे, और तितलियों की तरह उनके सपने तितलियों के पंखों की तरह उनके सपने रंग बिरंगे होंगे, नाजुक होंगे। और इन सब के मणिकांचन संयोग से जो वो वातावरण होगा, जो वो परिवेश, जिस परिवेश का निर्माण होगा, वो परिवेश, वो वातावरण, बच्चे पुनः उसमें आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम कविता के विशेष को देखेंगे। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। जैसे कविता की अंतिम पंक्तियाँ कहती हैं कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जैसे तितली के पंख बड़े नाजुक होते हैं, वैसे ही बच्चों के सपनों की दुनिया रंग बिरंगी के साथ साथ बड़ी नाजुक होती है। आगे शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। कवि कविता की चौथी पंक्ति में कहते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर पुल पार कर रहा है कौन? शरद। तो यहाँ पे शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग इस कविता के पहले खंड में किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। मिश्रित शब्दावली है। कविता की व्याख्या आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे परीक्षा के समय में ढेर सारे विद्यार्थियों की मदद हो सके। धन्यवाद।